नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई एक बार फिर से इतिहास के एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो हम बात करेंगे वो इतिहास का जो पार्ट 3 रहेगा। अब तक हमने इतिहास के 2 पार्ट बना दिए हैं, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिकंदर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। समझिए, यहाँ से हमने जो अभी तक बात की है, हमने हर्यक वंश पढ़ा, नागवंश पढ़ा, उसके बाद नंद वंश आया और उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था वो कौन सा किया था? मौर्य वंश। कौन सा वंश स्टार्ट किया था? मौर्य वंश। तो यहाँ से आपको एक समझने वाली बात है कि अभी हम ये समझते हैं कि मौर्य वंश अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो मगध पर साम्राज्य है वो किसका है? नंद वंश का है। किस वंश का शासन है? नंद वंश का। मैं आपको एक बात बता दूं, नागवंश पर शासन किया नागवंश ने, उसके बाद आया नंदवंश। नागवंश के समय जो राजधानी थी वो थी वैशाली। कौन सी राजधानी थी? वैशाली। लेकिन जिस समय नंदवंश आया उस समय राजधानी जो थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो अब हम जो बात करेंगे वो नंद वंश के बारे में बात करेंगे और हमने इसके बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। हम बात केवल इतनी सी करेंगे, हमें ये समझना है कि मगध साम्राज्य पर अभी मौर्य वंश का शासन हो के नंद वंश का शासन है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस समय नंद वंश शासन कर रहा था उस समय भारत में एक विदेशी आक्रमण होता है जिसका नाम था सिकंदर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं पूरा विस्तृत वर्णन आज सिकंदर के बारे में बात करेंगे और आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। मकदूनिया ये यूनान में एक शहर पड़ता है। मकदूनिया कहाँ पर है? यूनान में आज भी एक शहर है जिसका नाम है मकदूनिया। तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था और इनके पिता का नाम जो था वो था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और इनके पिता का नाम फिलिप था और इनके एक गुरु थे, उनका नाम था अरस्तु। आपने नाम सुना होगा अरस्तु। वो सिकंदर के कौन थे? गुरु थे। ये बहुत बड़े दार्शनिक क्या थे? दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे। और दार्शनिक का काम क्या होता है कि अपनी प्रजा के लिए कानून बनाना और अच्छी व्यवस्था करना। तो दार्शनिक जो थे अरस्तु थे और वो सिकंदर के गुरु थे। जिस समय सिकंदर को प्रशिक्षण दे रहे थे अरस्तु, इन्हें दर्शन शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु जो थे वो सिकंदर को दर्शन शास्त्र का ज्ञान देते थे, लेकिन सिकंदर जो था वो इनकी बातों में रुचि ही नहीं लेता था। वो दर्शन शास्त्र के बारे में जानना ही नहीं चाहता था। ये उस समय के सेनापति, महान सेनापति थे जिनका नाम था हरकुलस और एक सेनापति था साइरस। जब सिकंदर को अरस्तु दर्शन शास्त्र के बारे में ज्ञान देते थे तो जो सिकंदर था वो बहुत ही उस समय के महान विजयी सेनापति बोले जाते हैं। हरकुलस और साइरस इनकी कहानियाँ पढ़ा करते थे। सिकंदर को दर्शन शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी और ये भी चाहते थे कि मैं भी हरकुलस और साइरस की तरह ही पूरे विश्व को विजयी बनाऊंगा, विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा। तो सिकंदर जो थे वो दर्शन शास्त्र में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे। यहाँ से आप देखिए 335 ईस्वी में, 335 ईसा पूर्व, 335 ईसा पूर्व क्या होता है कि जो सिकंदर के पिता थे फिलिप, उनकी मृत्यु हो जाती है। 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु हो जाती है और 20 वर्ष की उम्र में, सिकंदर कितने वर्ष के थे उस समय? 20 वर्ष की उम्र में ये मकदूनिया के शासक बन जाते हैं। और इनके समय जो राजा रहा करते थे, सिकंदर के समय जो राजा रहा करते थे वो इसे बच्चा समझते थे। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने शासन जब प्राप्त किया तो उन राजाओं ने इनको वहाँ से भगा दिया और यूनान जो मकदूनिया पर शासन था वो इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। सिकंदर जो थे वो हरकुलस और किसकी कहानियाँ पढ़ा करते थे? साइरस की।
तो इनकी तरह ही जैसे ये विश्व विजयी अभियानों के लिए जाने जाते हैं, इसी प्रकार इन्होंने भी अपनी तैयारी की और सेना एकत्रित करते हैं। सिकंदर सेना एकत्रित करने के बाद सबसे पहले ये अपने शासन को अपने अधीन लेते हैं, क्योंकि जिन राजाओं ने इनको हटा दिया था सबसे पहले उनको वहाँ से हटाते हैं और मकदूनिया पर दोबारा से अपना शासन ग्रहण करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 335 ईसा पूर्व में ये शासक बने थे पहली बार, लेकिन वहाँ से हटा दिए। लेकिन अब दोबारा जो शासन प्राप्त किया वो 334 BC यानी ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक ये क्या करते हैं, यूनान, इराक, ईरान वाले क्षेत्रों को विजयी करते हैं। इराक के जो उस समय राजा थे वो थे हिकैटियस तृतीय। कौन थे? हिकैटियस तृतीय। हिकैटियस तृतीय ने क्या किया था कि ये आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वो सभी विजित कर लिए थे हिकैटियस तृतीय ने, लेकिन फिर भी सिकंदर ने इनको भी पराजित करके, हिकैटियस तृतीय को भी पराजित करके इराक, ईरान और यूनान का जो क्षेत्र था सभी को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें विजय प्राप्त की उन पर। उसके बाद ये क्या करते हैं, इराक, ईरान और यूनान वाले क्षेत्र को जीतते हुए ये मध्य एशिया के क्षेत्र को जीतकर ये भारत में प्रवेश करते हैं। और उस समय जो अफ़गानिस्तान था, उस समय का जो अफ़गानिस्तान था वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र से प्रवेश करते हैं और सबसे पहले प्रवेश करने पर ये एक नाम सुना होगा तुमने, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया नामक एक नगर या शहर बसाते हैं अफ़गानिस्तान में। अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाते हैं और अलेक्जेंड्रिया का जो आज आधुनिक नाम है वो है कांधार। क्या नाम है? कांधार। क्योंकि सिकंदर का जो नाम था वो अलेक्जेंडर के नाम से जाने जाते थे, तो इन्होंने अपने ही नाम पर अलेक्जेंड्रिया नामक नगर अफ़गानिस्तान में बसाया, जिसका आधुनिक जो नाम है वो है कांधार। ये नगर बसाकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं विजय के लिए, जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं तो इनका सबसे पहले सामना होता है एक हस्ती नामक जनजाति से। कौन सी जनजाति से? हस्ती नामक जनजाति से इनका सबसे पहले सामना होता है। तो सिकंदर जैसे ही भारत में आक्रमण करता है तो सबसे पहले किस नामक जनजाति से लड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? हस्ती नामक जनजाति से ये सबसे पहले युद्ध लड़ते हैं। और हस्ती नामक जनजाति ने इतना डटकर सामना किया कि ये युद्ध 2 महीनों तक चला। और इसकी जो जनता थी वो 40,000 की जनसंख्या थी और 40,000 लोग इस युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। और इस प्रकार से हस्ती नामक जनजाति का ये बिल्कुल अंत कर देते हैं सिकंदर जो थे। उसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़े, हस्ती नामक जनजाति को मारकर जैसे ही सिकंदर आगे बढ़ते हैं तो एक और जनजाति इनसे भिड़ती है जिसका नाम था चेलिस्ट जनजाति। सिकंदर जैसे ही हस्ती नामक जनजाति को मारकर आगे बढ़े तो इनका सामना एक नई जनजाति जिसका नाम चेलिस्ट जनजाति था उससे होता है। चेलिस्ट नामक जनजाति से कहते हैं कि आप क्यों युद्ध लड़ते हैं। इनकी एक महारानी थी जिनका नाम था कृपा देवी। क्या नाम था? कृपा देवी। कृपा देवी सिकंदर से कहते हैं, कृपा देवी जो यहाँ की महारानी थी, ये दोनों आपस में मिले और कृपा देवी से सिकंदर कहते हैं कि आप हमारे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि कृपा देवी कहती हैं कि हम रास्ते से नहीं हटेंगे, आपको हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर आपको हमारे से बाद भारत में जो युद्ध लड़ने हैं तो सबसे पहले हमसे आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ से कृपा देवी युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं सिकंदर से। सिकंदर बोलते हैं आपने पहले देख लिया है नतीजा युद्ध का कि पहली जो जनजाति हस्ती थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई, आप क्यों युद्ध के चक्कर में पड़ती हैं? कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम अपनी भारत माता के लिए आपसे युद्ध भी लड़ेंगे। तो कृपा देवी भी सिकंदर के साथ भिड़ जाती हैं और बताया जाता है इस जनजाति में ना कोई वृद्ध बचा, ना कोई बूढ़ा बचा, ना कोई बच्चा बचा, ना कोई महिला और औरत नहीं बची। और सबसे पहले महिलाओं द्वारा लड़ने वाला युद्ध था ये
सिकंदर के साथ, किस जनजाति का, चेलिस्ट जनजाति का। और इस युद्ध के दौरान 1,10,000 लोग मारे जाते हैं। 1,10,000 लोग इस जनजाति के मारे जाते हैं। फिर भी सिकंदर जो है आगे बढ़ा चला जाता है। जैसे ही सिकंदर का खौफ था, उसी प्रकार से जैसे ये भारत में प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है, तो पूछा जाता है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, तक्षशिला, जो आज के समय में कहाँ है, पाकिस्तान में। बंटवारे के दौरान कहाँ पहुँच चुका है ये, पाकिस्तान में। तो तक्षशिला के पास एक खैबर दर्रा है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सिकंदर जो था वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, खैबर दर्रे से भारत में ये क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे ही ये बढ़ा चला आ रहा था तो इसका खौफ था, और तक्षशिला नगर के जो शासक थे उनका नाम था राजा आम्भी। क्या नाम था, राजा आम्भी। और आम्भी जैसे ही सुनते हैं वो लाखों की सेना लेकर सिकंदर भारत की तरफ आ रहा था, तो आम्भी को डर लग जाता है और ये पहले ही घुटने टेक देते हैं और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस प्रकार से आप समझिए कहाँ एक छोटी सी जनजाति उस सिकंदर से अपने देश मातृभूमि के लिए भिड़ गई, और जहाँ इसके पास लाखों की सेना थी राजा आम्भी के पास, फिर भी आत्मसमर्पण कर देता है। तो जैसे ही आम्भी ने आत्मसमर्पण किया सिकंदर के सामने, तो आम्भी भी इसके साथ मिल जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये आगे बढ़े तो एक नदी पड़ी, क्या, एक नदी पड़ी जिसका नाम है झेलम। कौन सी नदी, झेलम। सिकंदर जैसे ही भारत में प्रवेश करता आ रहा था तो झेलम नदी पड़ती है, और झेलम नदी के किनारे पूर्व की ओर एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था पुरु। राजा कौन थे, पुरु, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा राजा पौरस। तो यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा पौरस, और इनका जो अगला आक्रमण था राजा पौरस की ओर था। सिकंदर पहले कहते हैं कि आप हमसे युद्ध मत लड़िए, आप वैसे ही मान जाइए, लेकिन पौरस कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भारत के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और आपको मुझसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। पौरस जो हैं यहाँ पर नहीं मानते हैं। इनकी सिकंदर की सेना इधर से और इसकी सेना इधर से गर्जना करती रहती है, लेकिन युद्ध अभी तक नहीं हुआ। ये झेलम नदी है, ये बेरी नाग से निकलती है, बेरी नाग के पास से शेषनाग झील से निकलती है। और सिकंदर जो थे इन्होंने अपनी सेना उस बेरी नाग से होते हुए यहाँ पर भेज दी, और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसे किसका युद्ध बोलते हैं, झेलम का युद्ध या हाइड्रोस्पीच का युद्ध। ये आपको याद रखना है, हाइड्रोस्पीच, वितस्तता या झेलम, कोई भी नाम मिल जाए आपको। किसके बीच हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या हाइड्रोस्पीच या वितस्तता या झेलम का युद्ध किन दो राजाओं के बीच या किन किन के बीच होता है, तो वो होता है सिकंदर और राजा पौरस के बीच। सिकंदर और राजा पौरस के बीच हाइड्रोस्पीच और वितस्तता और झेलम का युद्ध होता है, और इस युद्ध के दौरान राजा पौरस जो हैं पराजित हो जाते हैं, और सिकंदर राजा पौरस को बंदी बना लेता है। जैसे ही राजा पौरस को बंदी बनाया गया तो यहाँ से सिकंदर पौरस से कहते हैं कि बताओ आपके साथ क्या सलूट किया जाए। तो राजा पौरस कहते हैं कि जो एक राजा के साथ किया जाता है वही मेरे साथ किया जाए। सिकंदर सोचता है ये इतना महान शासक अब भी बंदी है, फिर भी अपनी देशभक्ति के लिए इतना कायर नहीं है, ये बहुत ही वीर शासक है, और इसे यहीं पर छोड़ देता है और इसे जितना भी राजपाट था इसे वापस लौटा देता है। सिकंदर जो था वो विजय करता आ रहा था सभी देशों को या फिर क्षेत्रों को, तो वो क्या करता था, वहाँ पर अपना शासन नहीं करता था। वहाँ के जो शासक थे वहाँ उनको विजय करता था, पहले अपने अंडर में लेता था और उनको अपना शासन लौटा देता था। ये अपना शासन उनको ही लौटा देता था। यहाँ से मैं आपको एक और बात बता दूँ कि सिकंदर के जो सेना थी, इसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया। इसकी दो सेना बना दी इसने, और एक सेना में
बनाया थल सेना और एक बना दी जल सेना। थल सेना के जो सेनापति बनाए इसने, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति किसे बना दिया? निर्याकस को। यहाँ से अपनी सेना को दो भागों में विभक्त करता है, थल सेना और जल सेना में। थल सेना के जो सेनापति बनाए उनका नाम सेल्यूकस निकेटर, और जल सेना के जो सेनापति बनाए उनका नाम था निर्याकस। तो निर्याकस और सेल्यूकस निकेटर को अपना अध्यक्ष बनाता है सेनाओं का, और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है, वो क्या है समझिए। सिकंदर जैसे ही किस नदी को पार करता है? झेलम नदी को। और इससे पहले एक नदी पड़ी थी जिसका नाम था सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियाँ आती हैं। सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियाँ आती हैं? 6 नदियाँ आती हैं। सिंधु नदी जो है वो एक मानसरोवर ग्लेशियर है। इसमें 3 ग्लेशियर हैं, और ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ के चोमा युगडम नामक ग्लेशियर से निकलती है, और ये लद्दाख से होते हुई कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान पहुँच जाती है। झेलम जो है वो यहाँ से जम्मू कश्मीर के पास एक नाम है बेरीनाग, और वहाँ से ये झेलम निकलती है, और ये भी इसी में मिल जाती है। एक नदी है चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब। उसके बाद आती है एक रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। और एक और नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और यहाँ जो मैंने इस ग्लेशियर का नाम बताया वो था चोमा युगडम, और यहाँ एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है राकसताल ग्लेशियर। राकसताल से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। यहाँ से आप देखिए जो व्यास नदी है, सभी नदियाँ अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? पाकिस्तान में। लेकिन एकमात्र नदी है व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की जो अपना जल पाकिस्तान में नहीं गिराती है, जबकि कहाँ गिराती है? सतलज नदी में। जो चोमा युगडम के पास जो ग्लेशियर है राकसताल से निकलती है सतलज नदी, और पंजाब में कपूरथला नामक स्थान के पास एक श्री हरिके नामक स्थान पर अपना जल किस में गिरा देती है? सतलज नदी में गिरा देती है। तो सिकंदर जो था वो किस नदी को पार करके आया? सिंधु को पार किया, झेलम को पार किया, उसके बाद किस नदी को पार करता है? चिनाब को भी पार करता है, रावी को भी पार कर देता है। उसके बाद इसके जो सेनापति थे वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, और किस नदी से वापस लौट जाते हैं? व्यास नदी से। क्योंकि मैंने आपको बताया ये किस वर्ष अपनी सेना को एकत्रित किया था इसने? 334 ईसा पूर्व। और 330 तक इसने, ये भारत जब आया वो 326 BC में भारत आया। 8 वर्ष तो इसे भारत आते आते हो गए थे। कितने वर्ष हो गए थे? 6 और 4 8 वर्ष इसे भारत आते आते हो गए थे। और इनकी जो सेना थी वो अपने घुटने टेक देती है कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ से क्या करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सिकंदर था वो किस नदी से वापस गया था? तो वो थी आपकी व्यास नदी। किस नदी से वापस गया था? व्यास नदी से। जैसे ही सिकंदर भारत से वापस गया, और सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था? बताया जाता है 19 महीने तक ये भारत में रहा था। कितने महीने तक? 19 महीने तक ये सिकंदर भारत में रहता है। और जैसे ही ये वापस जाता है तो इराक के पास, इराक में इसकी राजधानी है बगदाद के पास एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बेबीलोन। क्या नाम पड़ता है? बेबीलोन। और बेबीलोन में बताया जाता है भयानक ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई वो बेबीलोन में, इराक देश में बेबीलोन शहर में हो जाती है। तो दोस्तों आज जो हमने बात की वो हमने पूरी सिकंदर के बारे में बात की। और अगला जो वंश मैंने आपको बताया था वो कौन सा वंश था? मौर्य वंश। तो कल का जो हमारा वीडियो रहेगा वो मौर्य वंश के बारे में रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे।